अगस्त 2024 में बांग्लादेश के एक शहर खुलना में कुछ ऐसा हुआ जो कि एक भयंकर कहानी ही नहीं बल्कि पूरी हिंदू कम्युनिटी के लिए एक जीवन का सबसे बड़ा संकट बन गया। मंदिर जो हिंदू धर्म के परातिक थे उन्हें बुरी तरीके से जलाया गया। घर जो इन्होंने जीवन भर के मेहनत से अपनाए थे उन्हें लूट कर राख में बदल दिया गया। लोग अपने घरों को छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब पूरी दुनिया अपनी धार्मिक और राजनीति टेंशन से जुड़ रही थी, लेकिन खुलना में ये घटना एक नए लेवल पर पहुंच चुकी थी। एक ऐसी भयंकर सच्चाई को सामने लाए जो हमें अपनी सामाजिक और राजनीतिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझाने का वक्त देगा। 5 जून 2024 बांग्लादेश में एक जबरदस्त आंदोलन का आगाज हुआ जो न सिर्फ एक सामाजिक विचार था बल्कि देश भर की राजनीति को हिलाकर रख दिया। ये सब शुरू हुआ जब बांग्लादेश के हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि 30% कोटा सिस्टम को दोबारा से जीवित कर दिया गया जो फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए था। इस फैसले ने पूरी स्टूडेंट्स कम्युनिटी को गुस्सा और नफरत में डाल दिया। उनका कहना था कि वो अपने मेरिट के आधार पर ही आगे बढ़ना चाहते हैं, ना कि अपने पुरखों के नाम पे। ये प्रोटेस्ट ना सिर्फ कोटा के खिलाफ थे बल्कि एक ऐसे समाज की बात थी जहाँ पे यूथ को अपने हक की आवाज मिलनी चाहिए। इस फैसले से स्टूडेंट्स कम्युनिटी को लगा कि उनके ही सपनों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। 10 जुलाई 2024 को ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा देता है, लेकिन प्रोटेस्ट तब भी नहीं रुकते। स्टूडेंट्स और टीचर्स के अलावा अब ओपोजिशन पार्टीज लाइक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी भी अब प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लेती है। और इसी चलते 29 जुलाई 2024 को इन प्रोटेस्ट ने इतना भयंकर रूप ले लिया कि प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना की इस्तीफा की मांग भी सुनाई देने लगी। 4 अगस्त को ये प्रोटेस्ट काफी वायलेंट हो गए थे और लगभग 100 लोग अपनी जान गंवा बैठे। टोटल डेथ टोल 300 के करीब पहुंच गया और पूरा देश एक तरह के दंगे और अशांति के माहौल में घिरा हुआ था। अगले ही दिन 5 अगस्त को एक बड़ी डेवलपमेंट हुई। शेख हसीना जो अवामी लीग की प्रेसिडेंट है और एक डिक्टेटर से कम नहीं, उन्होंने अपनी प्रधानमंत्री की पोस्ट से रिजाइन कर दिया और देश छोड़कर भाग गई। और ये दिन इस मूवमेंट का टर्निंग पॉइंट बन गया। यहाँ तक के प्रोटेस्टर ने प्रधानमंत्री की रेजिडेंस पर धावा बोल दिया। और मैं इनको एक डिक्टेटर से कंपेयर क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। कुछ ही घंटों के बाद एक भयानक प्रोटेस्ट देखने को मिले। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद फिर से हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया जाने लगा। बीबीसी के अकॉर्डिंग नेत्रोकोना में एक बांग्लादेशी हिंदू अविरूप सरकार की कदम पर एक मॉब ने हमला किया। 100 से ज्यादा लोग लाठियों के साथ घर में घुस गए, टीवी, फिटिंग्स, फर्नीचर सब तोड़ दिए, पैसे और ज्वेलरी लूट लिए। लेकिन उन्होंने वहां रहने वाले बच्चों समेत 18 लोगों पर कोई हमला नहीं किया। भीड़ ने उनसे कहा, तुम अवामी लीग के वंशज हो, इस देश की हालत खराब है तुम्हारे कारण। अविरूप सरकार ने ये भी बताया कोई कानून और व्यवस्था नहीं है और हम फिर से टारगेट किए जा रहे हैं। ये एक घर की कहानी नहीं है बल्कि पूरे देश भर में हिंदू कम्युनिटी इसी तरीके से अत्याचार फेस कर रही है। मंदिर तोड़ने, घर जलने और कम्युनल अटैक्स हर जगह से रिपोर्ट हो रहे हैं। बांग्लादेश में यह हालत एक हार्श रियलिटी बन चुकी है जहां हिंदू कम्युनिटी अपनी इज्जत और सुरक्षा की भी गारंटी की उम्मीद नहीं रख सकते। लगभग 2000 से ज्यादा अटैक्स रिपोर्ट हुए हैं हिंदूज पर और ये अटैक्स किसी एक सिटी में नहीं बल्कि पूरे देश भर में हो रहे हैं। हिंदू कम्युनिटी के घर, दुकान, रोजगार, हर चीज को टारगेट किया जा रहा है। प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन के साथ साथ लोग वायलेंस और इंटिमिडेशन भी फेस कर रहे हैं। घर की सेफ्टी तो एक तरफ, लोग अपनी इज्जत, डिग्निटी और रोजगार के सर्वाइवल के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। 25 अक्टूबर को चट्टूग्राम के अंदर एक बड़े स्केल पे प्रोटेस्ट हुआ जो कि हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने अरेंज किया था और उनकी 8 डिमांड्स को हाईलाइट करता था। इन डिमांड्स के कुछ की पॉइंट्स थे जैसे माइनॉरिटीज पर होने वाले अत्याचार के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाई जाए, एक स्पेसिफिक माइनॉरिटीज प्रोटेक्शन लॉ बनाया जाए, इसी तरीके से एक मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज की स्टैब्लिशमेंट की जाए। ये रैली सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं बल्कि एक कम्युनिटी के लिए सुरक्षा की मांग थी। और ये सब कुछ और कंट्रोवर्शियल बन गया जब एक इंसिडेंट में सैफरॉन फ्लैग को बांग्लादेश फ्लैग के ऊपर उठाया गया। इसी वजह से ये पूरी रैली स्पॉटलाइट में आ गई और एक माइनॉरिटीज के इशू के अलावा एक नेशनल डिबेट शुरू हो गई। 30 अक्टूबर को चट्टूग्राम के कोतवाली पुलिस स्टेशन में बीएनपी लीडर फिरोज खान ने सेडिशन केस फाइल किया जो बांग्लादेश पेनल कोड 1860 के तहत रजिस्टर हुआ। इस कोड के मुताबिक सेडिशन एक सीरियस चार्ज है जिसमें उम्र कैद की भी सजा हो सकती है। 18 लोगों के खिलाफ सेडिशन केस फाइल की गई है और कंप्लेन में 15 से 20 अनजाने लोगों का भी जिक्र किया गया है जिनमें बाद में और नाम ऐड किए जा सकते हैं। उनमें से कुछ लोग जैसे
चिन्मय कृष्णा दास, जो कि एक एक्स इस्कॉन लीडर है। इस्कॉन एक कृष्णा मूवमेंट है जो दुनिया भर में अपनी स्पिरिचुअल टीचिंग्स और भक्ति योगा के लिए जानी जाती है। ये ऑर्गेनाइजेशन लोगों को स्पिरिचुअल अवेयरनेस और इनर पीस की तरफ ले जाने की कोशिश करती है। चिन्मय कृष्णा दास ने इंडिया टुडे से बात करते हुए बताया, पहली बात, जो फ्लैग नेशनल फ्लैग के नाम से दिखाया जा रहा है उसके 4 कोनों में चांद और सितारे हैं, जो कि एक इस्लामिक फ्लैग है। दूसरी बात, उस फ्लैग को उड़ाते वक्त देश के रूल्स को तोड़ा गया था। तीसरी बात, सैफरॉन फ्लैग अलग पोल्स पर लगाए गए थे। कमेंट्स में बताइए, फ्लैग वाला एक्ट इंटेंशनली था या फिर अनइंटेंशनली था। ट्रम्प ने बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के खिलाफ होने वाले अत्याचार और वायलेंस को लेकर ट्वीट किया, आई स्ट्रांगली कंडेम द बारबेरिक वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज, क्रिश्चियंस एंड अदर माइनॉरिटीज हु आर बीइंग अटैक्ड एंड लूटेड बाय मॉब्स इन बांग्लादेश which remains in a total state of chaos। 25 नवंबर को चिन्मय कृष्णा दास, एक फॉर्मर इस्कॉन लीडर, को ढाका एयरपोर्ट पर सैफरॉन फ्लैग कंट्रोवर्सी के चलते सेडिशन चार्जेस में अरेस्ट किया गया था। 26 नवंबर को दास की बेल रिजेक्ट होने के बाद चट्टूगरम के कोर्ट के आसपास प्रोटेस्ट शुरू हो गए। इस वायलेंस के बीच असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर सैफुल इस्लाम को उनके चैम्बर से उठाकर ब्रूटली मर्डर किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें चट्टूगरम मेडिकल कॉलेज में डेड डिक्लेयर किया गया। यहाँ कंफ्यूजन तब हुआ जब कुछ मीडिया आउटलेट्स ने यह क्लेम किया कि सैफुल इस्लाम दास के लॉयर थे, लेकिन ऑफिशियल प्रेस नोट और वेग तरानामा डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक दास के लॉयर एडवोकेट सुभाषिश शर्मा थे। लोकल जर्नलिस्ट और रिपोर्ट्स ने भी कंफर्म किया कि सैफुल इस्लाम का दास के केस से कोई लेना देना नहीं था। ये साफ है कि ये क्लेम बस मिस इन्फॉर्मेशन और कम्युनल हेटेड बढ़ाने के लिए फैलाई गई है। इसके बाद जो हुआ बहुत ही ज्यादा भयानक था। इस्कॉन कोलकाता का कहना है, चिन्मय दास के एक लॉयर रेगन आचार्य, उन्हें भी कोर्ट के बाद ब्रूटली अटैक किया गया, साथ ही उनका चैम्बर भी वेंडलाइज किया गया। ये डेवलपमेंट इस केस को और भी कॉम्प्लेक्स बना देती है, क्योंकि लीगल रिप्रेजेंटेशन को लेकर नए चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। साथ ही बांग्लादेश में बढ़ते कम्युनल टेंशन के बीच एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट देखने को मिला। 27 नवंबर जब इस्कॉन पर बैन लगाने की कोशिश की गई। यह पेटिशन चिन्मय कृष्णा दास के अरेस्ट के बाद फाइल की गई, जो सम्मिलित सनतनी जोत के लीडर हैं। वो ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पुलिस के द्वारा अरेस्ट किए गए थे। पेटिशन में उन क्लैशेस की तरफ इशारा किया गया है जो इस्कॉन के फॉलोअर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच हुए, जिनसे चट्टूगरम और रंगपुर में अनरेस्ट और वायलेंस क्रिएट हो गई। सुप्रीम कोर्ट लॉयर मुनीरुज़्ज़मान ने भी कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि वो स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर करें इन शहरों में, ताकि किसी तरह के फर्दर इंसिडेंट ना हो। हाई कोर्ट में अटॉर्नी जनरल असदुज़्ज़मान ने अक्यूज किया कि देश में कुछ लोग नेशनल यूनिटी को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से कम्युनल हार्मोनी और इंटीग्रेशन के लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं। जब हाई कोर्ट ने इस्कॉन की रैलीज और रिसेंट एक्टिविटीज को लेकर इंक्वायरी करी, अटॉर्नी जनरल ने उनको रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहकर रेफर किया और बताया कि गवर्नमेंट उनकी एक्टिविटीज को क्लोजली मॉनिटर कर रही है, ताकि देश में सोशल हार्मोनी और स्टेबिलिटी बनाई रखी जा सके। 28 नवंबर को बांग्लादेश हाई कोर्ट ने इस्कॉन को बैन करने की पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। यह पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के लॉयर मुनीरुद्दीन ने फाइल की थी, जिसमें न्यूज़पेपर और रिपोर्ट्स का जिक्र किया गया था। वो इस्कॉन पर गलत एक्टिविटीज और कम्युनल डिस्टर्बेंस में शामिल होने का इल्जाम लगाते थे। लॉयर ने कोर्ट से इस्कॉन की एक्टिविटीज को रोकने की मांग की, लेकिन हाई कोर्ट ने यह कहकर पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया कि किसी एक्सट्रीम एक्शन के लिए कोई मजबूत सबूत नहीं है। जजेस ने देश की सरकार को ये जिम्मेदारी दी है कि हुनर और कम्युनल अनरेस्ट को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए। हिंदुस्तान टाइम्स के अकॉर्डिंग बांग्लादेश में कम्युनल टेंशन के बीच एक और शॉकिंग इंसिडेंट हुआ। इस्कॉन कोलकाता के वाइस प्रेसिडेंट राधारम दास ने क्लेम किया कि ढाका के नामता सेंटर को कुछ लोगों ने जलाकर राख कर दिया है। दास के मुताबिक ये अटैक सैटरडे की सुबह 2 से 3 बजे के बीच हुआ, जब अटैकर्स ने टिन रूफ को लिफ्ट करके पेट्रोल या ऑक्टेन का इस्तेमाल करते हुए आग लगा दी। इस इंसिडेंट में श्री श्री लक्ष्मी नरियन और राधा कृष्णा की डीटीज और टेम्पल के अंदर सारे आइटम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए हैं। ये अटैक ढाका के दोहर विलेज, जो तुरक पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में आता है, वहां हुआ। दास ने यह भी हाईलाइट किया कि इस्कॉन रिपीटेडली बांग्लादेश की इंटीरियम गवर्नमेंट और अथॉरिटीज से एक्शन की डिमांड कर रही है, लेकिन पुलिस और अथॉरिटीज की तरफ से उनकी शिकायतों पर अब तक कुछ खास एक्शन नहीं लिया गया है। ये इश्यूज एक बार फिर बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी और रिलीजियस माइनॉरिटीज के सेफ्टी कंसर्न्स को हाईलाइट करता है। ये डेवलपमेंट ना सिर्फ कम्युनल हार्मोनी के लिए ही बड़ा चैलेंज है, बल्कि सरकार की न्यूट्रलिटी और इफेक्टिवनेस पर भी सवाल खड़े करती है। लेकिन इसके साथ ही कुछ लोग सोशल मीडिया का यूज करके प्रोपेगेंडाज और मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, जो वायलेंस को बढ़ावा दे रहा है। बांग्लादेशी मुस्लिम हिंदू होम्स, क्रॉप्स और लाइव स्टॉक पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट चेक करने पे पता चला कि ये क्लेम बिल्कुल गलत था। असली में यह फुटेज शेरपुर मुर्शिदपुर दरबार शरीफ की एक इस्लामिक श्राइन पर हुई वायलेंस की थी। ये वायलेंस 2 मुस्लिम ग्रुप के बीच एंटी इस्लामिक एक्टिविटीज की एलिगेशन के चलते हुई थी। इसी तरह एक और क्लेम वायरल हुआ कि एक हिंदू टेंपल पर अटैक हो रहा है बांग्लादेश में। फैक्ट चेक करने पर बूम ने पता लगाया कि ये इंसिडेंट असल में अगस्त 2024 का है और कादीपुर सिरागंज में एक सूफी श्राइन पर अटैक हुआ दिखता है,
लोकल रिपोर्ट्स ने कंफर्म किया कि ये एक सूफी श्राइन थी, हिंदू टेंपल नहीं। एक और वायरल पोस्ट में चिटागंग के नवागरा टेंपल को इस्लामिस्ट द्वारा जलाया गया दिखाया गया, लेकिन बीबीसी ने वेरीफाई करके बताया कि ये फायर वहां के अवामी लीग ऑफिस पर हुई थी। वहां फर्नीचर बाहर निकाल कर जलाया गया, लेकिन टेंपल बिल्कुल अनडैमेज्ड है। टेंपल स्टाफ ने कंफर्म किया कि ये सिचुएशन टेंस है, लेकिन टेंपल को गार्ड करते हुए सिक्योर रखा गया है। एक और वायरल क्लेम जो डिबंक किया गया है, बांग्लादेशी हिंदू क्रिकेटर लिटन दास का घर जला दिया गया है, लेकिन बीबीसी वेरीफाई ने साफ किया कि वो घर असल में अवामी लीग के एक मुस्लिम एमपी का है। एक और वायरल वीडियो में एक औरत अपने शौहर की जान बचाने की गुजारिश करती दिख रही है। गलत तरीके से ये क्लेम फैलाया गया कि इस्लामिस्ट उनकी प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हैं, लेकिन बीबीसी ने वेरीफाई करके पता लगाया कि ये कॉन्फ्लिक्ट जमीन की ओनरशिप को लेकर है, जो लोकल कोर्ट में 6 महीने से पेंडिंग है। जब हिंदूज पर हमले के झूठे दावे वायरल हुए तो कुछ मुस्लिम प्रोटेस्टर्स ने हिंदू मंदिरों की सुरक्षा करने का फैसला किया। मोनिल, जो चित्तागंग के बाहर हतराजी के एक मंदिर के बाहर पहरा दे रहे हैं, बोला कि उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। इन सब चीजों को देखकर मैं आपके साथ एक मेटाफर शेयर करना चाहता हूँ। If you put 100 black ants and 100 red ants in a jar, nothing will happen. But if you shake the jar, ants will start killing each other. Red ants will believe black is the enemy, while black ants believe red is the enemy. But the real enemy is the person who shook the jar. The same is true in our society. Before we start to fight each other, we must ask ourselves, who shook the jar? अगर ये 70% पॉलिटिकल डिस्प्यूट था तो 30% कम्युनल डिस्प्यूट था, जिसको बाद में सैफरॉन प्लेग के इशू के चलते बढ़ावा दिया गया। फिर फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा फैलाकर इसको वायलेंस में बदल दिया गया। ध्रुव राठी, जो कि एक वेरी नोन सीनियर यूट्यूबर है, उन्होंने काफ़ी दफ़ा प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी IT सेल को एक्सपोज किया है ताकि देश दंगे और फसाद से बचा रहे। यहाँ तक कि पूरी दुनिया में माइनॉरिटीज़ के खिलाफ अत्याचार देखने को मिलता है, और इन सब का फायदा पॉलिटिकल लीडर्स को होता है जो इसके जरिए वोट हासिल करते हैं। 7 से 8 महीने पहले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को काफ़ी अच्छे से एक्सपोज किया गया था। ज़बरदस्ती फेक न्यूज़ फैलाकर वोटर्स के दिल में अपनी जगह बनाई जा रही थी कि हिंदूज को मुसलमानों से खतरा है, देश को मुसलमानों से खतरा है, और इन सब से हमारे महान प्रधानमंत्री मोदी जी ही बचा सकते हैं। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप ने ओहायो रैली में ये क्लेम किया कि इमिग्रेंट डॉग और कैट्स खा रहे हैं, जो कि कम्प्लीटली फेक था। वहाँ पर बैठे जर्नलिस्ट और रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी किसी प्रैक्टिस का कोई एविडेंस नहीं मिला, और ये सब न्यूज़ जीनोफोबिया और फेयर स्प्रेड करने के लिए थी। A lot of towns don't want to talk about it because they're so embarrassed by it. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. I just want to clarify here. You bring up Springfield, Ohio, and ABC News did reach out to the city manager there. He told us there have been no credible reports of specific claims of pets being harmed, injured, or abused by individuals within the immigrant community. Well, All this. एक चीज जो सब इग्नोर करते हैं, ये कास्ट, क्रीड, ब्लैक और वाइट, ये सब लोगों के द्वारा बनाई गई चीजें हैं। सभी इंसान है, सभी को जीने का हक है। कौन कितना अच्छा है या कौन कितना बुरा, ये इसका मजहब और उसकी कास्ट नहीं बताएगी, वो उसके एथिक्स और बिहेवियर ही बताएंगे। अब आते हैं, मैंने शेख हसीना को एक डिक्टेटर से कंपेयर क्यों करा। इसका सीधा लिंक है बांग्लादेश की 1971 की वॉर ऑफ लिबरेशन से। उस वक्त असल में 2 ग्रुप बन चुके थे, एक फ्रीडम फाइटर का ग्रुप जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में मदद करी, और इसी तरह रजाकार जिन्होंने पाकिस्तान मिलिट्री की मदद करी कि बांग्लादेश आज़ाद ना होने पाए। इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फ्रीडम फाइटर रिजर्वेशन है, जिसकी शुरुआत आज़ादी के मिलने के 1 साल बाद ही शुरू हो गई थी 1972 में, और फिर इस रिजर्वेशन को बढ़ा के 1997 में फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों के लिए कर दिया था, और फिर 2024 में बच्चों के लिए। वैसे भी इसका क्या तुक बना कि आप बच्चों के बच्चों को रिजर्वेशन दे रहे हो। चलो ठीक है, 1972 के फ्रीडम फाइटर्स को आपने रिजर्वेशन दे दी। मैं इसको नॉर्थ कोरिया से कंपेयर करना चाहूँगा कि वहाँ पे अगर कोई किसी का दादा अगर कोई गलत काम करता है तो वो जेल में, फिर उसका बेटा जेल में, फिर उसके बेटे का बेटा जेल में। ये ऐसा ही है कि अगर किसी के दादा फ्रीडम फाइटर नहीं थे तो उनके बच्चे ने भी स्ट्रगल करा, फिर उनके बच्चों के बच्चों ने भी स्ट्रगल करा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।